चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में कई हादसे हुए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मुश्किलों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हाल फिलहाल में जंगलों में लगी आग की वजह से उत्तराखंड सरकार की काफी किरकिरी भी हो चुकी है। इस बीच राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक भी की। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने चारधाम यात्रा की समीक्षा की है। यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि मैंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा ना करें। हमने स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी चर्चा की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुने। सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। सर, यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो रील बना रहे हैं यूट्यूब पर और गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में जा रहा है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, उस पर कुछ गाइडलाइंस हमारी जो बद्री केदार मंदिर समिति है, चूंकि चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हमारे अंडर में आते हैं, 2 धाम अलग से भी आते हैं, तो उनको ही उस पर व्यवस्था करनी है और सरकार जो भी अपेक्षित उसमें सहयोग होगा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से वो करेगी। सर, वीआईपी दर्शन भी खत्म किए गए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और भी कोई और निर्देश भी आपने दिए हैं कि और व्यवस्थित हो पाए? पिछले दिनों चूंकि एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है अभी। तो सभी की तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से इस समय देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए आपको बताते चले कि तमाम जो पार्टियां हैं वो दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं, जहां प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो वहीं प्रत्याशियों को जीतने के लिए भी सभी दल स्टार प्रचारक अपनी ताकत पूरी झोंक रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक के बाद एक स्टार प्रचारक के आने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है और बुंदेलखंड में भी सियासी माहौल अपने पूरे चरम पर है। इस सीट को काफी अहम भी माना जाता है। वहीं आपको बताते चले कि आज सीएम योगी जो है वो बुंदेलखंड पहुंचे और जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगी। आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते थे, आज मुझे देख करके आश्चर्य होता है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस वार्ता थी। इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं? कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा और डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के शागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था। बहनों, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की धज्जियां जो हैं वो पूरे तरीके से उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा के चिपियाना चौकी में पुलिस हिरासत में एक युवक योगेश नाम के युवक की जो है वो मौत हो गई। पुलिस उसे लड़की भगाने के मामले में पूछताछ के लिए लाई थी। वहीं आपको बताते चले कि रात भर उसे चौकी में रखा गया। सुबह योगेश का शव लॉकअप में
फांसी से लटका हुआ मिला। जानकारी के अनुसार योगेश के भाई जितेंद्र का कहना है कि पुलिस उसके भाई को उठाकर ले गई थी और बाद में उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। जितेंद्र ने रात में जैसे तैसे 50,000 रुपए का इंतजाम कर पुलिस को सौंप दिया और साथ ही आपको बताते चले कि जितेंद्र के भाई ने यह भी बताया कि दारू की बोतल के लिए भी उससे पुलिस के द्वारा 1,000 रुपए लिए गए थे। 4.5 लाख रुपए उसे गुरुवार सुबह तक देने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसके भाई को फांसी लगाकर मार दिया। जितेंद्र का यह भी कहना है कि वो और उसका परिवार पूरी रात चौकी के बाहर बैठे रहे, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। सुबह बताया गया कि भाई की मौत हो गई है। वही मामले में आपको बताते चले कि पुलिस कमिश्नर ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीपी एसएचओ पर जांच बैठा दी गई है। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए युवक की मौत के बाद चिपियाना चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है, जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया। तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। कल मेरे भाई को उठाना चाहिए, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लगे 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यही मेरा भूखा प्यासा मैं मेरी मम्मी मेरा भाई बेटी है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी की जो चमक धमक है वो कम होती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बलिया में के सलेमपुर में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, लेकिन 2 बार सांसद रहते हुए भी जनता का यही कहना है कि रविंद्र कुशवाहा कोई काम नहीं करते हैं, जिस वजह से क्षेत्र में इनका जबरदस्त विरोध देखा गया। वहीं आपको बताते चले कि विरोध के चलते जो एक युवक है उसके द्वारा वीडियो भी बनाया गया है। देखिए कि कैसे जब बीजेपी सांसद रविंद्र पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं तो लोग सड़क की हालत को लेकर इनसे कैमरे पर सवाल करने लगे। और यहाँ नाली का पानी विकास में क्या काम है? चार से 5 बार बोले कि हम 20 बार यहाँ आए। आप क्या देखिए मुझे अब रुक करते हैं हैदराबाद का, जहां का एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिसको लेकर हर कोई चौंक चुका है। आपको बताते चले कि हैदराबाद के मथुरा नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हुआ और वायरल होने का कारण यह है कि एक कुत्ता अक्सर आने जाने वाले लोगों को झपटता रहता था और इसके बावजूद भी कुत्ते का मालिक लापरवाह बना रहता था। लापरवाही का आलम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर वही हुआ जो सीसीटीवी फुटेज में आप इस समय देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है, जिसमें लोगों का लगातार जो जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जो ये कुत्ता मालिक है उसकी तरफ से भी लगातार लापरवाही की जाती थी। जो कुत्ता था वो झपट्टा मारता रहता था, लेकिन उसको लेकर किसी भी तरीके का मालिक की ओर से कोई भी रवैया जो है नहीं बरता जाता था।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बताते चले कि हैदराबाद के मथुरा नगर की यह वीडियो है जहां पर ये जो सोसाइटी है वहां पर ये कुत्ता चालक जो है कुत्ते को लेकर सैर कराने के लिए जब भी जाता है तो अदोबद जो है ये वाली सिचुएशन जो है वो हमेशा देखी जाती है जिसमें कि कुत्ता जो है वो लोगों पर झपट्टा मारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी तरीके से मालिक की ओर से कोई भी सावधानी या फिर सुरक्षा को लेकर या फिर किसी भी तरीके की हिदायत जो है वो नहीं की जाती है। और इस सब के बावजूद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो आप ये तस्वीरें सामने देख सकते हैं जिसमें जमकर कुत्ते के मालिक की पिटाई कर दी गई। अगली खबर का रुख करते हैं। इन दिनों जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है तो इसी बीच आपको बताते चले कि पीओके का मामला भी सरगर्मियों पर है। भारत सरकार ने जिस तरह आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसी तरह अब अगले कदम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। आपको बताते चले कि पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर दिग्गज नेताओं के बयानबाजी भी सुर्खियों में है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस विषय पर बीजेपी के गद्दावर नेता हिमंत बिस्वा का भी आज बयान सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 10 गारंटी भी जारी की है और जिसमें कि आपको बताते चले कि केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने वादे भी बताए और साथ ही साथ उन्होंने भी पीओके को वापस लाने की गारंटी शामिल की है। के लिए हमारे साथ अब बीजेपी से नेता एनपी सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि पीओके का मामला जिस तरीके से इस समय सुर्खियों में है उस पर क्या ताजा अपडेट है। तो सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब चुनावी माहौल के बीच पीओके का जो मामला है वो सरगर्मियों में है तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपने विचार रखें। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह के इस तरह के काम हैं इनको भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर पाती है। चाहे वो 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, इस तरह के जो फैसले हैं उन पे पिछले बहुत वर्षों में कोई भी पार्टी, कोई सरकार नहीं कर पाई। कांग्रेस बहुत दिनों तक नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ही पीओके को अपने साथ मिला सकती है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया है, जिस तरह से यहाँ पर पॉलिसी पर काम किया है, तो उसी तरह से उसी हिसाब किताब से हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ही इस काम को करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। जी एनपी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ही है जो कि ये सभी काम करती है, जैसे कि राम मंदिर की बात हो, 370 धारा को हटाने की बात हो और अब पीओके की बात हो, तो आखिर ये जो एक क्वेश्चन जो है वो बनता है वो ये है कि ये सभी जो मुद्दे हैं वो चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आते हैं? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा सबसे पहले राम मंदिर की बात चल रही थी। राम मंदिर का झगड़ा 400 सालों से चला आ रहा था। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी, जैसे कि सर आपने राम मंदिर का नाम लिया तो राम मंदिर के उद्घाटन की जो डेट रखी गई वो जनवरी में 2024 में रखी गई। सर 2024 पे चुनावी मुद्दे को देखते हुए रखी गई, मतलब तो यही जो है मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि आखिरकार चुनावी माहौल में ही ये मुद्दे जो है वो क्यों इतने ज्यादा गर्मा जाते हैं? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा कितने दिनों से ये लड़ाई चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर काम करना शुरू किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है।
शिलान्यास करने के बाद इस पर बनकर तैयार भी हो गया है, उसमें टाइम लगता है कि 2 सालों में बनकर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई है और वहां पर इसका उद्घाटन भी हो गया, तो ये करने के लिए समय लगता है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कार्रवाई की गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक भारतीय जनता पार्टी ने या किसी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उस पर हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद उस पर काम शुरू हुआ और उस पर 2 और 3 छत पड़ चुकी हैं, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये अभी जनवरी की बात नहीं है कि उस पर किया गया हो, ये 2 साल से काम चल रहा है इसके ऊपर। जी एनपी सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर जिस तरीके से बीजेपी तो लगातार जो है आवाज उठाई रही है और अब पीओके को भी लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच केजरीवाल की ओर से भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें भी पीओके की वापसी को लेकर कहा गया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की बात यह है, कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। केजरीवाल जी कोई देश के नेता नहीं है। उनकी सरकार कितनी, उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो कितने हिस्सेदारी में आते हैं, क्योंकि 200 सीट या 250 सीट में अगर वो कहीं पूरा गठबंधन मिलकर आ भी गया तो मैं नहीं समझता कि गठबंधन में केजरीवाल जी की बात कितनी सुनी जाएगी। उसमें लालू यादव जी जो है उनकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, अखिलेश यादव जी हैं उनकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, ममता बनर्जी जी हैं वो उनकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठी हैं। जो उनके गठबंधन के लोग हैं वही उनकी बात पर सहमत नहीं होंगे तो केजरीवाल जी अकेले क्या कर लेंगे? 10 सीटों पर चुनाव लड़कर केजरीवाल जी क्या करेंगे उसमें? जी सर, जैसे कि आपने अभी इंडिया गठबंधन की बात की तो मैं इससे जुड़ा ही एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जैसे कि मैनिफेस्टो में तो आप जो आप पार्टी है उसकी ओर से पीओके का मामला रख दिया गया है, लेकिन क्या उनको इंडिया जो महागठबंधन है उसमें उसका सदस्य होने के नाते उनकी तरफ से कोई सहयोग मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पीओके का भारत के हाथों से जाने का जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, तो क्या कांग्रेस जो है वो उनके सपोर्ट में आएगी कभी इस बात को लेकर? नहीं, मैंने वही कहा है कि उनके गठबंधन के जो लोग हैं वही उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो केजरीवाल जी अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या कर लेंगे? कांग्रेस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो उनका विरोध करेंगे, लालू यादव जी उनका विरोध करेंगे, अखिलेश यादव जी उनका विरोध करेंगे, ममता जी उनका विरोध करेंगे। जो उनके गठबंधन के लोग हैं वही उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो केजरीवाल जी अकेले कर क्या लेंगे? केजरीवाल जी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते चले जा रहे हैं कि वो 1 तारीख के बाद 2 तारीख को फिर जेल जा रहे हैं, तो वो तो कहेंगे भाई मैं तो जेल में बैठा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो तो केवल बातें बनाने की बात कर रहे हैं, वो कोई भी सरकार के किसी पॉलिसी पर काम कर ही नहीं सकते, उनकी कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है, उनके गठबंधन के अंदर ही उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। जी सर, जैसे कि आपने ये पीओके के बारे में बताया, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि विपक्ष की बात आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी भी जो भी वादा अभी तक किया गया है वो पूरा नहीं किया गया है, लेकिन आपको मैं सर याद दिलाऊं कि सीएए और एनआरसी पर लगातार बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को इस मुद्दे पर? देखिए, सीएए जो लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई समझौता नहीं है, चाहे वो एनआरसी हो चाहे सीएए हो, किसी पर भी कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी करने वाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया उस पर कभी भी कोई समझौता नहीं होगा, ना कोई बदलाव होगा, उस पर उसी तरह से काम किया जाएगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे संविधान के अंदर किया गया है। संविधान के अंतर्गत रहते हुए जो कानून पास कर दिया गया है, जो बना दिया गया है, जिस पर कार्रवाई चल रही है वही किया जाएगा, उसके अलावा कहीं पर भी कोई समझौता नहीं होगा इसमें। जी सर, जैसे कि आप अब सर अगर बात एक बार और फिर से मैं आपसे पीओके की करना चाहूंगी, जैसे कि आज जो हेमंत बिस्वा ने भी कह दिया है कि वो पीओके को हर हाल में जो है वो भारत में शामिल करेंगे यदि वो सत्ता में आते हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो आप जो है पार्टी वो भी यही कह रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ही ये चीजें जिस तरीके से 370 घटना माफ कीजिए धारा थी उसको हटाना पॉसिबल हो पाया? क्या पीओके को लाना संभव हो पाएगा? क्या ये इतना आसान होगा सर? बिल्कुल बात आसान और नहीं आसान की नहीं है, बात एक टारगेट की है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि वो उसको पूरा करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो उसको पूरा करती है। आपने देखा होगा जिन जिन वादों को प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सारे पूरे किए जा रहे हैं, और ये पीओके भारतीय जनता पार्टी रहते रहते अपने साथ में
इस पर कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि वो पीओके को अपना मनाएगी। पीओके हमारा है, पीओके हमारा था और उसको बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेगी, जिससे कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, हमारा भारतवर्ष का शासन वहां पर होगा, हमारे अंतर्गत पीओके होगा और हमारी सरकार वहां पर काम करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओके का जो मामला है वो इस समय गरमाया हुआ है और जिसको लेकर अब आगे आने वाला जो चुनाव है वो और भी दिलचस्प हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।